हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द जेडब्ल्यू टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक नंबर 1, सिग्मा प्रॉपर्टी। ओके, ये सभी टॉपिक ऐसे हैं जो हमने एनसीईआरटी की क्वेश्चन बुक में नहीं देखे हैं, और ये टॉपिक बेसिकली थोड़े बहुत कवर हुए हैं बट डायरेक्टली कवर नहीं हुए हैं। सो हमको ये सब टॉपिक जेडब्ल्यू में सेपरेटली पढ़ने पड़ेंगे, और मे बी एक दो क्वेश्चन आ भी गए हैं जेडब्ल्यू की एग्जाम में। सो दैट्स वाई वी नीड टू स्टडी ऑल दिस टॉपिक। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, सिग्मा प्रॉपर्टी। हाउ वी कैन सिंप्लीफाई एनी सिग्मा। जब भी सिग्मा दिया हो क्वेश्चन में तब कैसे सोचेंगे। तो सबसे पहले सोचो दो चीज़ें। जब भी सिग्मा वाली चीज़ें कभी भी पूछे तो हमको क्या देखना है, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में क्या देखना है, तीनों की तीनों रो या फिर तीनों की तीनों कॉलम, आइदर रो या फिर कॉलम में सोचो। अगर समझ लो एक ही रो में सभी एलिमेंट आर वाले हैं, मतलब वेरिएबल वाले हैं, और बाकी सभी रो कांस्टेंट हो। सिमिलरली अगर एक ही कॉलम में वेरिएबल हो और बाकी दो कॉलम कांस्टेंट हो, देन वी कैन गिव दैट सिग्मा टू दैट पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट इनसाइड, है ना। जैसे कि यहाँ पे सिग्मा अंदर दे दिया मैंने, ये सिग्मा मैंने, ये जैसे बाहर सिग्मा में देता हूँ तो अंदर भी सिग्मा दे सकता हूँ, लेकिन किसको देना पड़ेगा, जहाँ पे वेरिएबल हो वहाँ पे, है ना। इसको नहीं दे सकता, इसको, ये सब कांस्टेंट वाले एलिमेंट को सिग्मा नहीं दे सकता, बट कंपलसरी एक ही रो में होना चाहिए, है ना। इट शुड बी कम्स इन ओनली वन रो या फिर ओनली वन कॉलम। वेरिएबल एक ही रो या एक ही कॉलम में होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, तो पहली वाली रो को मैंने सिग्मा दे दिया, या फिर सेकंड रो को दे सकता हूँ अगर सेकंड रो में सिग्मा वेरिएबल है, या फिर थर्ड रो को। सिमिलरली कॉलम को भी मैं सिग्मा दे सकता हूँ अगर एक ही कॉलम या एक ही रो में है तो। ये पहली चीज, दिस इज द फर्स्ट थिंग्स। ओके, सेकंड थिंग, अगर समझ लो सभी जगह पे आर वाले टर्म है, मतलब सभी रो में या सभी कॉलम में आर वाले टर्म है। जैसे कि समझ लो यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ गया समझ लो, फिर ये एक F1 आर आ गया, फिर बी, फिर ये F2 आर, ये F3 आर, समझ लो यहाँ पे कांस्टेंट है, फिर ये F4 आर, F5 आर, F6 आर। तो यहाँ पे कोई भी रो ऐसी नहीं है, समझ लो पहली रो में भी आर वाले टर्म है, सेकंड रो में भी है, थर्ड रो में भी है। कोई भी कॉलम भी ऐसी नहीं है जिसमें आर वाले टर्म ना हो। तो अगर इस तरह की कोई डिटर्मिनेंट आ गया, और समझ लो ये डी आर है, और अगर मुझे फाइंड करना है सिग्मा डी आर, देन व्हाट आई शुड डू। मैं अभी सिग्मा अंदर नहीं सेक सकता, है ना, अभी मैं सिग्मा अंदर भेज नहीं सकता सभी को। नाउ आई कैन नॉट गिव दिस सिग्मा टू ईच एंड एवरी टर्म, क्योंकि सिग्मा देने का एक ही तरीका है। सिग्मा अगर देना है तो एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में आर वाले टर्म आने चाहिए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा फिर, व्हाट आई शुड डू हियर। सो यहाँ पे मुझे पहले ये डिटर्मिनेट को सॉल्व कर लेना है, डिटर्मिनेट को पहले एक्सपांड कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, देन आफ्टर आई नीड टू गिव दैट सिग्मा टू दैट पर्टिकुलर सॉल्व्ड टर्म। ओके, तो ये दोनों तरह के एक इक्वेशन में दूंगा ताकि आपको दोनों तरह के इक्वेशन में समझ में आ जाएगी कैसे हमको आगे बढ़ना है। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन होगा जिसमें एक ही रो में या फिर एक ही कॉलम में सिग्मा वेरिएबल होगा। दूसरा वाला क्वेश्चन होगा जिसमें सभी रो में आर वाले टर्म होंगे, वेरिएबल वाले टर्म होंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें मैंने एक ही रो में आर वाले टर्म देखे, देखो बाकी सभी रो में आर वाले टर्म नहीं है, मतलब वो सभी आर वाले टर्म नहीं है तो वो सब कांस्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आर ही एक है जो वेरिएबल है, सिग्मा डेल्टा आर, मतलब यहाँ पे आर वेरिएबल है। सो आर इज कंसिडर्ड एज वेरिएबल एंड एवरीथिंग एल्स आर कांस्टेंट। तो अगर ऐसा है तो मैं सिग्मा अगर फाइंड करना चाहूँ तो मुझे सिग्मा कैसे फाइंड करना पड़ेगा, आई नीड टू गिव दिस सिग्मा टू द रो, सच रो विच इज हैविंग वेरिएबल टर्म। तो मैंने फर्स्ट रो को ही वेरिएबल टर्म माना और उसी को मैंने सिग्मा दे दिया। ठीक है, तो मैंने सिग्मा सब फर्स्ट वेरिएबल को दे दिया। नाउ मुझे आगे फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो मुझे सॉल्व करना है। सिग्मा आर, सिग्मा 2r माइनस वन, सिग्मा 3r माइनस 2, यही सिग्मा वाले टर्म है, बाकी सब कुछ जो है वो एज इट इज है यहाँ पे। अब मुझे सिर्फ इसको ही पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सो मैंने फोकस किया सिग्मा आर के ऊपर। सिग्मा आर इक्वल टू क्या होता है, तो जनरली सिग्मा आर इक्वल टू क्या होता है भाई, n/2 n+1, बट यहाँ पे आर इक्वल टू एक्चुअल में 1 से n तक होगा, मतलब n टर्म होंगे। बट यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में आर इक्वल टू 1 से n-1 तक है। कहाँ तक है, n-1। ये भी नोटिस करना भाई, कभी इसमें भी वो लोग चेंज कर लेंगे और उसके बेस से आंसर बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, तो फिर हमको एरर, हमारे क्वेश्चन में एरर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने नोटिस क्या चीज़, ये n-1 है, इट मीन्स वी नीड टू चेंज दिस वन। अगर n-1 है, n की जगह n-1 है, तो ये सभी में n की जगह n-1 हो जाएगा, अल्टीमेटली एक एक कम हो जाएगा।
जैसे n है तो उसकी जगह एक कम हुआ n-1, तो यहाँ पे भी एक कम हो गया, n की जगह मैंने क्या कर दिया, एक कम। और ये n+1 है तो उसकी जगह एक कम कर दिया, तो n+1 में एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, n। सो दिस बिकम n-1 इंटू n/2। सो पहला सिग्मा r हो गया n-1 इंटू n/2। सिमिलरली ये सेकंड टर्म सिग्मा 2r-1 जब r इक्वल टू 1 से n होता है, तो मेरे ख्याल से आपको याद हो ये सभी ओड नंबर बन जाएंगे, और ओड नंबर के समेशन का आंसर होगा n², अगर याद हो तो। और अगर यहाँ पे n-1 है तो n-1², ठीक है, n-1²। ओके, सो सेकंड वाले का आंसर n-1² है। एंड थर्ड में सिग्मा 3r-2 है। वेल इसके लिए तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो फिर हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमको अंदर देना पड़ेगा ना सिग्मा। सो आई हैव गिवन दिस सिग्मा टू इनसाइड दिस एवरी एलिमेंट, तो 3 इंटू सिग्मा r माइनस सिग्मा 2, मतलब 2 तो बाहर आ गया, 2 इंटू अंदर कुछ नहीं है तो 1, 2 इंटू सिग्मा 1, है ना। मेरे ख्याल से ये सब कुछ तो हमने 11th में ही पढ़ लिया है सीरीज एंड सीक्वेंस चैप्टर में। अब सिग्मा r इक्वल टू क्या होगा, वैसे तो n/2 n+1 होता है, बट यहाँ पे सिग्मा r इक्वल टू 1 से n-1 है, इसलिए n-1 इंटू n/2 दैट वी हैव पुट हियर, फ्रॉम हियर डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन पुट। एंड सिग्मा 1 इक्वल टू, एक्चुअल में तो n होता है, बट यहाँ पे n-1 तक ही है, इसीलिए सिग्मा 1 इक्वल टू n-1। नाउ आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट दिस वन। नाउ इफ यू पुट दिस ऑल थ्री वैल्यू, ये तीनों की तीनों वैल्यू अगर आप यहाँ पे सिग्मा 2r-1, सिग्मा 3r-2 ये तीनों की जगह रख दोगे, देन यू कैन नोटिस, समझ लो यहाँ पे हमने नोटिस क्या किया, n-1 इंटू n/2 दैट इज सिमिलर टू दिस वन। तो आप नोटिस करना, सिग्मा r की जगह अगर मैं वैल्यू रखूंगा तो n-1 इंटू n/2 ये ऐसा हो गया, देखो फर्स्ट टर्म। फिर सिग्मा 2r-1 बन गया n-1 एज यू कैन सी n-1 इज सिमिलर टू दिस वन। एंड सिग्मा 3r-2 की जो वैल्यू आई वो क्या आई, n-1 3 n-1 4/2, तो वो यहाँ पे आ गई सिमिलर। सो बेस्ड ऑन दैट व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो सिमिलर बन गई, दैट इज वाई आंसर इज 0। क्लियर। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इफ ए आर इक्वल टू डिटर्मिनेट r वेर r बिलोंग्स टू कैपिटल एंड फाइंड सिग्मा ए आर। सो मैंने क्या बताया थोड़ी देर पहले कि अगर एक ही टर्म में, एक ही रो में या फिर एक ही कॉलम में r वाले टर्म हो, वेरिएबल हो, तो हम सिग्मा दे सकते हैं। बट यहाँ पे तो सभी रो में या फिर सभी कॉलम में r वाले वेरिएबल है। इट मीन्स व्हाट, आई कैन नॉट गिव दिस सिग्मा डायरेक्टली इनसाइड दिस डिटर्मिनेंट। So for that what we need to do, we need to just simplify this determinant first and then after I can give this sigma. So मैंने पहले ये AR को, ये determinant को simplify कर लिया, cross multiply r² minus r-1 whole square. After simplification I got answer 2r-1. Now I just need to give this sigma at both the side. r equal to 1 से 15 है, r equal to 1 to 15 2r-1, और हमको पता है r equal to 1 से 15 2r-1 का फॉर्मूला है ना। सिग्मा 2r-1 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सिग्मा 2r-1 का फॉर्मूला तो हमेशा ही होगा n², वेर n इक्वल टू 1 से 15 है तो 15²। सो आंसर इज 15², हेंस 225। सो आवर आंसर इज बी। क्लियर। तो ये तो हो गए दोनों क्वेश्चन, जिसमें एक में सिग्मा हम डायरेक्टली दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पे r वाले एक ही रो में, वेरिएबल वाले एक ही रो में टर्म थे, या फिर एक ही कॉलम में हो सकते हैं। और अगर एक ही रो या एक ही वेरिएबल में नहीं, लेकिन सभी रो में r वाले वेरिएबल वाले टर्म हो, तो हम कैसे कर सकते हैं, उसका भी एक दूसरा एग्जांपल ले लिया। इसके सिवा और क्वेश्चन नहीं आ सकते, ठीक है। सभी सिग्मा हो तो ये दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। एंड यही टॉपिक में एक्चुअल में इंटीग्रेशन भी सिमिलर वे से ही वर्क करेगा, मतलब सिर्फ सिग्मा की जगह से इंटीग्रेशन हो गया और कुछ नहीं। जैसे कि सिग्मा में रूल्स थे वैसे ही इस इंटीग्रेशन में रूल्स आ जाएंगे। क्या हो गए रूल्स, वही दो रूल्स। पहला रूल्स क्या, अगर एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में r वाले या फिर x वाले वेरिएबल टर्म हो, देन एंड देन आई कैन गिव दिस इंटीग्रेशन टू दैट पर्टिकुलर रो और कॉलम। एंड इफ वी डू नॉट हैव वेरिएबल टर्म इन ओनली वन रो, इट मीन्स कि वी आर हैविंग ऑल द टर्म्स इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल, सभी टर्म अगर वेरिएबल है, देन आई कैन नॉट गिव दिस सिग्मा इंटीग्रेशन। और सिग्मा इंटीग्रेशन में सभी टर्म में नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही रो में दे सकता हूँ, बट वो है नहीं। तो अगर सभी टर्म में x वाले टर्म हो, सभी टर्म x वाले हो या फिर वेरिएबल वाले हो, देन आई कैन नॉट गिव दैट इंटीग्रेशन टू
inside this determinate. So for that what I need to do, जैसे कि सिग्मा में किया था वैसे ही, I just need to first expand this determinate, simplify that determinate, उसका एक सिंपल सा फॉर्म बनाओ, x वाले फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा या फिर r वाले फॉर्म में एक इक्वेशन बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे हुआ था, ठीक है। और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन दे सकता हूँ दोनों साइड जैसे कि यहाँ पे दिया है, ठीक है। सो दैट इज अगेन सिमिलर रूल्स दैट वी कैन अप्लाई व्हेन एवर इंटीग्रेशन इज देयर। इंटीग्रेशन के एक भी इक्वेशन अभी मैं फिलहाल नहीं करवाऊंगा क्योंकि इंटीग्रेशन तो आपको अभी नहीं आ रहा है, बट अगर इंटीग्रेशन है तो बस इस तरह से इंटीग्रेशन कर सकते हो। और उसके बाद अगर एक बार स्टार्टिंग पता चल गया कि इंटीग्रेशन कैसे करना है, देन आफ्टर इंटीग्रेशन करने की मेथड तो हम लोग वो इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल हमको इतना पता है कि भी कैसे इंटीग्रेशन अंदर देना है, इंटीग्रेशन कैसे डिटरमिनेंट का करना है, ठीक है। तो ये हो गया टॉपिक नंबर 1। ओके, लेट्स हैव टॉपिक 2, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। अब तक हमने देखा उसमें सिग्मा देखा एंड इंटीग्रेशन देख लिया, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट का तो वो देखते हैं। चलो सबसे पहले से कोई एक डिटरमिनेंट एज्यूम कर लेते हैं। अब डिटरमिनेंट डिफरेंशिएशन कर रहे तो हम लोग x के फॉर्म में मोस्टली डिफरेंशिएशन करते हैं ना, डिफरेंशिएशन ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं डिटरमिनेंट को भी x के फॉर्म में ही एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये f ऑफ x है, दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट रो f1 f2x f3x g1x g2x g3x एंड h1x h2x h3x। वैसे कुछ भी दे सकते हो, f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9, मतलब 9 फंक्शन हो गए, अलग अलग तरह के फंक्शन हो गए। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले रो को f दे दो, फिर दूसरी रो को g दे दो, तीसरी रो को h वाले फंक्शन दे दो, ऐसा कुछ नहीं है। दीज ऑल 9 फंक्शन आर डिफरेंट, मे बी इक्वल भी हो सकते हैं बट ऑल दिस 9 फंक्शन कैन बी डिफरेंट, ठीक है, अलग अलग। जैसे ये sin x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे tan x है, x2+1 है, 5 है, कॉन्स्टेंट भी हो सकता है ना, log x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सभी फंक्शन अलग अलग तरह के हैं। एंड इफ आई वांट टू डिफरेंशिएट इट, अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। वैसे हम जनरली तो रो से ही डिफरेंशिएट करते हैं, तो मैं पहले रो से ही दिखा देता हूँ एंड देन आफ्टर कॉलम का मैं डायरेक्टली बोल दूंगा कैसे करना है, ठीक है। रो से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो सबसे पहले मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड करूंगा। किसने? 3 पार्ट में, मतलब एक ही डिटरमिनेंट की मैंने 3 अलग अलग डिटरमिनेंट के फॉर्म लिख दिए। मैंने किया क्या, डिफरेंशिएशन में मुझे हमेशा ही पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, और बाकी दोनों रो एज इट इज, ठीक है, ये दोनों रो एज इट इज। सेकंड प्लस करके सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, डैश डैश किया मतलब डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, g3 डैश x, एंड फर्स्ट एंड थर्ड रो एज इट इज फ्रॉम द डिटरमिनेंट गिवन, है ना, गिवन डिटरमिनेंट्स में डायरेक्टली एज इट इज लिख देनी है। एंड थर्ड डिटरमिनेंट में थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर देना है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड रो को मुझे एज इट इज लिखना है, ठीक है। जैसे कि मैं भी लिख देता हूं, चलो, ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले डिटरमिनेंट फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों रो एज इट इज। सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट एंड थर्ड रो एज इट इज। एंड थर्ड डिटरमिनेंट में थर्ड रो का डिफरेंशिएशन, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड रो एज इट इज। सो बाय दैट वे यू कैन डिफरेंशिएट एनी डिटरमिनेंट। सिमिलर वे से अगर आपको कॉलम से करना है तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, सिमिलर वे से करना है, पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन करो यहाँ पे, एंड सेकंड एंड थर्ड कॉलम को एज इट इज रखो, फिर सेकंड कॉलम का डिफरेंशिएशन करो, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम एज इट इज, एंड देन थर्ड कॉलम का डिफरेंशिएशन एंड फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम एज इट इज। सो बाय दैट वे यू कैन डिफरेंशिएट इट यूजिंग कॉलम ऑल्सो, बट मोस्टली वी विल फॉलो रो, है ना, हम रो को ही फॉलो करेंगे, ताकि डिफरेंशिएशन तो किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपके आंसर फाइनली तो एज इट इज ही आएंगे, ठीक है। सो ये हो गया डिफरेंशिएशन का तरीका कैसे करना है वो। चलो एक आध क्वेश्चन देखते हैं। समझ लो ये एफ ऑफ एक्स गिवन क्वेश्चन में दिया है। वैसे इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछेंगे, इनडायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, वो भी बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन बना दिया कि डिफरेंशिएशन करना कैसे है। तो समझ लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू डिटरमिनेंट विच इज गिवन लाइक दिस, है ना, सभी रो में एक्स वाले टर्म हो। वैसे यहाँ पे कोई रूल्स नहीं है कि भी एक ही रो में होना चाहिए या फिर एक ही कॉलम में एक्स वाले टर्म होनी चाहिए, कितने भी रो में हो सके, मतलब कितने भी रो, एक ही रो में होगा तो भी चलेगा, देन इट इज अगेन बेटर। अगर एक ही रो में है तो वो तो बेटर हो जाएगा, बट अगर समझ लो सभी रो में है देन हाउ वी कैन डू इट। समझ लो ये पहली रो में भी है, सेकंड एंड थर्ड, तो सभी रो में एक्स वाले टर्म है,
तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में पहली रो का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का कोस एक्स, फिर कोस एक्स का साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स एंड एक्स का 1। ठीक है, ये फर्स्ट डिटर्मिनेंट हो गया। सेकंड डिटर्मिनेंट में इसका करो 5 का 0, 3x स्क्वायर का 6x एंड log x का 1/x प्लस थर्ड डिटर्मिनेंट में लास्ट रो का डिफरेंशियल 7x का 7 0 9x x स्क्वायर का 2x। ठीक है, और बाकी सभी टर्म एज इट इज। तो बाकी सभी टर्म क्या क्या है सब, 5 3x स्क्वायर log x है ना। पहले डिटर्मिनेंट में फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रो विल बी एज इट इज, इन सेकंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज, ठीक है। बस तो ये हो गया। इसको आगे अगर बढ़ाना, हाँ वैसे तो इसको बढ़ाना ही पड़ेगा, इसको आगे एक्सपांड करके बढ़ा दो, फिर सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा। दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ दैट डिफरेंशिएशन। क्लियर, और कुछ नहीं है। बट हाँ, इसके जब व्यूज आएंगे ना तब पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन करके उसके बाद एक्सपांड ज़्यादा करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मोस्टली यहाँ पे कुछ एक्स की जगह वैल्यू रखनी होगी या फिर कुछ इस तरह के आंसर होंगे। मोस्टली एक्स की वैल्यू रखने पे ही आंसर बन जाता होगा, इस तरह के क्वेश्चन ही होंगे। चलो जैसे एक आध क्वेश्चन में करवाता हूँ, चलो फटाफट से। इफ p lambda raised to 4 प्लस दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट एंड मुझे फाइंड करना है s। ठीक है, यहाँ पे s फाइंड करना है। समझ लो, अगर t फाइंड करना होता ना, यहाँ पे चलो दोनों क्वेश्चन पूछ लिए, t भी फाइंड करो और s भी फाइंड करो। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख लिया है कि भाई t, s फाइंड दिस वैल्यू। तो चलो अगर t फाइंड करना होता तो सिंपल हो जाता क्वेश्चन कि दोनों साइड लैम्बडा में, यहाँ पे ये पर्टिकुलर इक्वेशन में, पूरे के पूरे इक्वेशन में लैम्बडा इक्वल टू 0 ले लूँ। तो चलो ये 0 हो गया, 0 0 0। तो यहाँ पे LHS साइड पूरी की पूरी t हो गई है ना, एंड RHS साइड में क्या बचा, तो फिर 0 0 प्लस 0, ये 0 हो गया, ये 0 -1, सो 0 -1 0 प्लस 3, सो 3 0, ये 0 ये 0 ये 0 0 और पूरा 0, सो 1 2 -4 -3 4 and 0. So by that way we can easily get our answer, which is say 1 into 0 minus 12 plus 3 into 4 plus 3 to the 6. So answer is 6 plus 4 13, 30 minus 12 which is 18। मेरे ख्याल से कुछ 18 जितना आंसर आएगा है ना, 10 30 minus 12 आ गया 18। So t equal to 18 आ गया, बाई दैट वे t इक्वल टू 18 आ गया। ठीक है, 18 कॉमा, अगर मुझे s फाइंड करना हो तो यहाँ पे मैं लैम्बडा की जगह क्या वैल्यू रखूँ भाई, लैम्बडा इक्वल टू 1 रख के कुछ हो जाएगा क्या, तो s आएगा तो t भी आएगा, r भी आएगा, q भी आएगा, p भी आएगा, p q r s t के फॉर्म में एक इक्वेशन आएगा। ये तो कुछ मज़ा नहीं आएगा भाई, है ना। तो अगर मुझे s फाइंड करना हो तो फिर क्या करें, लैम्बडा की कोई स्पेशल वैल्यू है, लैम्बडा 0 रखने पे तो ये पूरा s निकल ही जाता है, लैम्बडा 1 रखने पे तो ये p q r s t सब कुछ आ जाता है, तो उसमें भी s फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। फिर लैम्बडा इक्वल टू 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, इस तरह से अगर 3-4 वैल्यू लेके फिर p q r s के फॉर्म में 5 इक्वेशन बना के फिर उसको सॉल्व करके s फाइंड करना हो तो वो भी एक तरीका है, बट दैट इज अगेन वेरी लेंथी, है ना। क्या बताया मैंने फिर से, लैम्बडा इक्वल टू पहले मैंने क्या लिया था 0, तो उससे मुझे t मिला, ठीक है। फिर लैम्बडा इक्वल टू 1 लिया तो p q r s t के फॉर्म में एक इक्वेशन मिला, है ना। फिर लैम्बडा इक्वल टू 2 लेने पे दूसरा एक इक्वेशन मिलेगा, 3 लेने पे तीसरा, चौथा, तो अल्टीमेटली t की वैल्यू तो है, तो p q r s के फॉर्म में 4 इक्वेशन मिल गए मुझे। तो ये 4 इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे p q r s की वैल्यू मिल जाएगी, तो उसमें से मुझे s की वैल्यू चाहिए, तो फिर आंसर हो जाएगा। बट दिस इज़ वेरी लेंथी मेथड। हाँ भाई, पहले तो लगभग किसी को पता भी नहीं चली होगी, और पता चली है जिसको उसको पता चल गया होगा कि ये कितनी लेंथी होगी, है ना। तो फिर ये तीसरा तरीका क्या है, मतलब दूसरा तरीका क्या है, ये तो पहला तरीका हो गया जो हो सकता है बट इट इज़ नॉट फेवरेबल। तो इसमें हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। इट मीन्स कि वी डिफरेंशिएट बोथ द साइड, अगर मैं दोनों साइड से डिफरेंशिएट कर लूँ तो फिर यहाँ पे क्या होगा, देखो LHS साइड में 4p लैम्बडा रेस टू 3 प्लस 3q लैम्बडा स्क्वायर प्लस 2r लैम्बडा प्लस s, है ना। और t का तो 0 हो गया, लैम्बडा का 1 हो गया, लैम्बडा की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। एक्स की रिस्पेक्ट में मत करना, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में नहीं है, इक्वेशन लैम्बडा के फॉर्म में है, सो वी जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। ओके, सो ये हो गया एलएचएस। अब एलएचएस में मैं क्या एज्यूम करूंगा तो एस मिलेगा मुझे, लैम्बडा इक्वल टू 0 एज्यूम करने पे मुझे एस मिल जाएगा। सो आई जस्ट विल पुट लैम्बडा इक्वल टू 0 एंड देन बेस्ड ऑन दैट आई कैन फाइंड एस फ्रॉम एलएचएस साइड। अब आरएचएस साइड में मतलब मुझे अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड करना पड़ेगा ना, सो आई हैव डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन एट बोथ द साइड विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। सो एलएचएस साइड में मुझे सिर्फ मिला ये वाला टर्म, और आरएचएस साइड में मुझे क्या मिलेगा देखो। सो आरएचएस साइड में तो मुझे अलग से 3 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा, पहले डिटर्मिनेंट में लैम्बडा स्क्वायर प्लस 3 लैम्बडा, उसका हो गया 2 लैम्बडा प्लस 3 लैम्बडा माइनस 1 का हो गया 1 एंड लैम्बडा प्लस 1 ये हो गया 1 प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट क्या हो गया देखो, लैम्बडा सेकंड डिटर्मिनेंट में सेकंड रो का डिफरेंशिएशन लैम्बडा प्लस 1 का 1, 2 माइनस लैम्बडा का -1 एंड लैम्बडा माइनस 4 का 1। एल डिफरेंशिएटिंग, हाँ भाई मैं पहली रो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अब मैं थर्ड रो को डिफरेंशिएट करूंगा तो लैम्बडा माइनस 3 बिकम 1, लैम्बडा प्लस 4 1 एंड 3 लैम्बडा का 3, और बाकी सभी रो को एज इट इज लिखनी है बराबर। अब यहाँ से ध्यान से देखना, जैसे मतलब मैंने समझ लो यहाँ पे सेकंड एंड थर्ड रो को एज इट इज लिख दिया बराबर, यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड रो को एज इट इज लिख दिया, और यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड रो को एज इट इज लिख दिया है। फिर नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम क्या है मेरा, ये एलएचएस हो गया, ये आरएचएस हो गया, ठीक है। अब मुझे अगर एस फाइंड करना हो, टू फाइंड एस व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट पुट लैम्बडा इक्वल टू 0 इन बोथ द साइड, है ना। ऑब्वियसली एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस है, तो मुझे लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा एलएचएस में एस, है ना। सो एलएचएस में हो गया एस एंड आरएचएस में क्या हो गया भाई देखो, तो आरएचएस में हो गया लैम्बडा इक्वल टू क्या रखने पे 0 रखने पे, 3 डिटर्मिनेंट बना दो पहले फटाफट से। ये फर्स्ट रो हो गई 0 प्लस 3 दैट इज 3 1 1। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है वो यहाँ पे है, और मुझे करना क्या है अल्टीमेटली लैम्बडा इक्वल टू 0 लेना है। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा ये सभी टर्म, फिर उसके बाद मैं लैम्बडा इक्वल टू 0 लूंगा, तो ये ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, लिखना भी इतना ज़्यादा पड़ेगा। सो बेटर मुझे यहाँ पे जो लिखा है वही पता है कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे बस मुझे सिर्फ लैम्बडा इक्वल टू 0 रख देना है। जैसे मैं यहाँ पे रखता वही चीज़ मैं यहाँ पे रख देता हूँ लैम्बडा इक्वल टू 0। सो आफ्टर पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू 0 इन थर्ड रो सेकंड रो इन थर्ड रो व्हाट आई गेट 1 2 एंड -4, 1 2 -4, 1 2 एंड -4, एंड थर्ड रो में -3 4 एंड 0, -3 4 0, ठीक है, -3 4 0, ये हो गया फर्स्ट डिटर्मिनेंट। फिर सेकंड रो में ये तो हो गया सेकंड रो 1 -1 1 एज इट इज, जस्ट पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू 0। फर्स्ट एंड थर्ड रो में लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पे 0 + 0 0 -1 3 0 -1 3 0 -1 3 एंड थर्ड रो बन गई -3 4 0 -3 4 0। एंड सिमिलरली थर्ड रो में भी फटाफट से मैं लिख लेता हूँ, चलो एलिमेंट। अब वही चीज़ अगेन थर्ड रो में यहाँ पे 1 1 3 एज इट इज, एंड फर्स्ट रो एंड सेकंड रो की जगह पे मुझे लैम्बडा इक्वल टू 0 रखना है, जो यहाँ से लेना है मुझे। तो 0 -1 3 0 -1 3 एंड देन 1 2 -4, ये हो जाएगा। चलो फिर ये आरएचएस में क्या हो गया, चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 3 × 0 - that is 16 -1 × 0 माइनस मतलब ये 12 माइनस में, और ये 1 × 4 + 6, ये पहले वाले का हो गया, प्लस दूसरे वाले का देखते हैं 0, और ये -1 का हो गया +1 0 +3 × 4 -3, देन थर्ड रो को थर्ड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं 1 × 3 -+4 +3 × 1 -2। I hope there is no calculation error. The 14 3 is 48 +12 +10 +3 +7 -3, ठीक है। चलो तो फाइनली आंसर हो गया मेरा 48 + 12 that is 60 +10 प्लस ये हो गया 10 that is 80। सो आई होप आंसर तो सही होगा।
सो टी इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू एस, और यहाँ पे आर एच एस इक्वल टू 80। सो फाइनली एस इक्वल टू एल एच एस इक्वल टू एस इक्वल टू 80। सो ये हो गई एस की वैल्यू, ठीक है, एस की वैल्यू हो गई 80। तो अब मेरे ख्याल से पता चल गया होगा अभी एस एंड टी कैसे फाइंड करने हैं, बराबर। अगर टी फाइंड करना होता तो मैं पहले से ही लैम्बडा बराबर 0 ले लेता, बट अगर एस फाइंड करना है देन आई जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट एट बोथ द साइड, एंड देन एलएचएस में मुझे जो मिला वो इस तरह का इक्वेशन मिला, एंड आरएचएस में जो मिला मुझे वो इस तरह का इक्वेशन मिला। अब मुझे ये एलएचएस इक्वल टू आरएचएस में लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पे एलएचएस एस हो जाएगा, और आरएचएस में लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पे क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। जिसमें लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पे पहली रो को लैम्बडा इक्वल टू 0 रख दिया, दूसरी एंड तीसरी रो में जो एलिमेंट है वो यहाँ से मैंने उठा के लैम्बडा इक्वल टू 0 रखा, एंड बेस्ड ऑन दैट ये तीनों डिटरमिनेंट में लैम्बडा इक्वल टू 0 रखने पे मुझे ये 3 डिटरमिनेंट मिले। आफ्टर सॉल्विंग आई गेट दिस वैल्यू, सो बाय दिस वे आई कैन गेट द आंसर, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएशन का एक यूज, जिसके यूज से आपने ये इक्वेशन आराम से सॉल्व कर लिया, है ना। और एक आध क्वेश्चन भी आता है, लिमिट वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो एक आध क्वेश्चन में लिमिट वाला करवाता हूँ। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज गिवन, द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स बाय एक्स इज इक्वल टू 1। सो व्हाट वी नीड टू डू हियर, वी नीड टू जस्ट पुट, पहले तो लिमिट है तो हमको क्या करना पड़ेगा, लिमिट को सॉल्व करने के लिए लिमिट अंदर दे दी। चलो मैंने तो लिमिट अंदर देने पे मैंने चेक किया, ऊपर एफ ऑफ 0 नीचे 0। सो अगर ये 0/0 के फॉर्मेट में है तो मुझे ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन पॉसिबल है, तो मैं ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन करके एफ डैश एक्स बाई 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। बट ये कब हो सकता है, जब 0/0 का फॉर्मेट हो तब। तो मैंने चेक किया ऊपर ये जो है ना, इसकी वैल्यू 0 है कि नहीं, ये चेक किया मैंने। तो चलो उसको चेक कर लेता हूँ फटाफट से। एफ ऑफ 0 की वैल्यू, एफ ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड की बनने, तो यहाँ पे हो गया cos 0 1 0 1, एक्स की जगह 0 रख दिया, फिर ये एक्स की जगह 0 रखने पे sin 0 0 0 0। ओके, सेकंड रो पूरी की पूरी 0 है, इट मीन्स कि एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 हो गया। सो अगर एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 है, इट मीन्स कि ये 0/0 का फॉर्मेट है, और अगर ये 0/0 का फॉर्मेट है तो मुझे सॉल्व करके इसको एफ ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएशन कर सकता हूँ। सो अल्टीमेटली लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स बाय 1 हो जाएगा, है ना, लिमिट, ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स बाय एक्स वाली लिमिट जो उसको मैंने 0/0 फॉर्मेट में चेक किया तो हो गया, इसलिए मैंने ऊपर नीचे डिफ्रेंशिएट कर लिया, एफ डैश एक्स बाय एक्स का 1। नाउ इफ आई एम गिविंग द लिमिट, मगर ये लिमिट अंदर दे देता हूँ तो व्हाट आई गेट हियर, एफ डैश ऑफ 0। सो अल्टीमेटली मुझे जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू क्या है, एफ डैश ऑफ 0। सो फाइनली व्हाट आई नीड टू फाइंड इज एफ डैश ऑफ 0। तो ये एफ ऑफ एक्स है, उसका एफ डैश एक्स फाइंड करना है, देन उसके बाद उसमें एक्स इक्वल टू 0 रखना है। पता चल रहा है, जैसे वहां पे था, वहां पे क्या था, पहले डिफरेंशिएट किया, फिर उसमें लैम्बडा की जगह 0 रखा। तो यहाँ पे भी मैं वही तरीका यूज करूंगा, पहले इसको डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करने में सिर्फ फर्स्ट रो सेकंड रो एंड थर्ड को ही डिफरेंशिएट कर लूंगा, और बाकी सब टर्म एज इट इज आएंगे, एंड देन मैं डायरेक्टली एफ डैश 0 की वैल्यू रखते जाऊंगा मैं। चलो बता रहा हूँ कैसे। एज यू कैन सी एफ ऑफ एक्स जो यहाँ पे क्वेश्चन में है वो एज इट इज, मुझे एफ डैश 0 फाइंड करना है। सो सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स फाइंड किया, लेकिन एफ डैश एक्स पूरा का पूरा मत फाइंड करो। व्हाट आई नीड टू डू इज जस्ट नीड टू डिफरेंशिएट, पहली रो को डिफरेंशिएट करो, सेकंड रो को करो, एंड थर्ड रो को कर लो। बाकी सभी रो एज इट इज लिखनी है, बट डू नॉट राइट इट, है ना, बार बार लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वैसे भी वो रो लिखनी ही नहीं है हमको, वहाँ पे भी एक्स इक्वल टू 0 रख के जो भी वैल्यू आएगी ना वही लिखनी है। सो मैंने अब यहाँ पे अगर मुझे एफ डैश 0 फाइंड करना हो, क्योंकि मुझे एफ डैश 0 फाइंड करना है, सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू जस्ट गिव एक्स इक्वल टू 0 इन होल दिस डिटरमिनेंट, तीनों के तीनों डिटरमिनेंट में एक्स इक्वल टू 0 रखना है। सो फाइनली व्हाट आई गेट, sin 0 0 1 0, ठीक है। और ये सेकंड रो में एंड थर्ड रो में क्या करना है, तो सेकंड रो एंड थर्ड रो विल बी फिल्ड बाय व्हाट, अपर डिटरमिनेंट। ये सेकंड एंड थर्ड रो यहाँ से फिल हो रही है ना, तो x इक्वल टू 0 मुझे यहाँ पे रखना है, अल्टीमेटली मुझे यहाँ से रखना है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखने पे 0 प्लस ये 0 और ये 0, तीनों की तीनों 0 हो गई। तो अब मैं थर्ड रो में रखूंगा भी नहीं वैल्यू, है ना, क्योंकि मुझे पता चल गया पहले वाले डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो गया, 0। चलो अब सेकंड डिटरमिनेंट में इसके अंदर पहले वैल्यू रख देते हैं। तो x इक्वल टू 0 रखने पे 2 cos 0 1, तो 2 0 एंड 2। चलो अब तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब पहली रो में x इक्वल टू 0 रखना है, पहली रो मतलब ये है cos 0 1, x इक्वल टू 0 एंड ये 1 अगेन, एंड तीसरी रो में अगेन x इक्वल टू 0 रखना है, तो tan 0 0 0 1, सो 0 0 1।
तो अगेन यू कैन सी ये सेकंड कॉलम पूरी की पूरी जीरो आ गई ना इसमें यहाँ पे, सो ये भी आंसर जीरो हो जाएगा। अब थर्ड डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, इसमें एक्स इक्वल टू जीरो रखते हैं, तो फाइनली सेक्स 0 1 1 0। फर्स्ट एंड सेकंड रो में जो एक्स इक्वल टू जीरो रखना है वो ऊपर से रख देते हैं, cos 0 1 0 1 1 0 1 एंड ये भी 0 0 0 हो गया। चलो तो ये तीनों की वैल्यू 0 0 हो गई। फाइनली आंसर इज 0 + 0 + 0, सो एफ डैश 0 इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। खत्म। सो बाय दैट वे वी हैव सॉल्व्ड दिस इन लिमिट, है ना, मुझे ये लिमिट की वैल्यू मिली यूजिंग डिफरेंशिएशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चन तो बहुत सारे बनेंगे भी, है ना। एक आध बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था थोड़ा ज़्यादा ट्विस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर दिया था। अगर समझ लो मैं हिंट देता हूँ, अगर यहाँ पे डिफरेंशिएशन है तो क्या करना होता है, सबसे पहले मैं चेक करूँगा एफ डैश 0 की वैल्यू डिवाइड बाई 0, तो ऊपर मैं चेक करूँगा कि ये 0 की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो जैसे ये वाले क्वेश्चन में अगर मैं एफ डैश 0 देखा तो एफ डैश 0 कहाँ गया, अभी देखो 0 गया, है ना। सो ये एफ डैश 0/0 मतलब ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, अगर ये 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, ये वाली चीज़ अगर 0/0 के फॉर्मेट में है, तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डबल डैश एक्स बाय नीचे एक्स का 1। सो फाइनली इसका आंसर किस तरह से बनेगा, अंदर लिमिट देने पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अंदर देने पे एफ डबल डैश ऑफ 0। सो मेरा फाइनल आंसर अभी एफ डबल डैश 0 है। जैसे यहाँ पे एफ डैश 0 मेरा फाइनल आंसर था, वैसे यहाँ पे एफ डबल डैश 0 आंसर बनेगा। सो व्हाट आई नीड टू डू एट दैट टाइम, जैसे कि अगर मेरे पास एफ डैश एक्स है तो एफ डबल डैश एक्स उसी से फाइंड करेंगे ना। सो दिस इज व्हाट एफ डैश एक्स, इसका भी अगेन 3 अलग अलग डिटर्मिनेंट बनाओ, इसके भी 3 डिटर्मिनेंट बनाओ, डिफरेंशिएट करके इसके भी 3 डिटर्मिनेंट बनाओ, और वो सभी डिटर्मिनेंट में x इक्वल टू 0 रख लो, तो फिर जो आंसर बनेगा वो आंसर आपका फाइनल आंसर। दैट्स व्हाट यू नीड टू डू। बट अगर इतना बड़ा नहीं करना है तो क्या कर सकते हो आप, जैसे 9 डिटर्मिनेंट बने ना, 9 डिटर्मिनेंट बनेंगे ना वहां पे, तो फिर वहां पे फिर इतना बड़ा नहीं करना है, तो फिर क्या कर सकते हो आप, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो एंड देन उसको डिफरेंशिएट करो 2 बार या 3 बार। जैसे कि एक क्वेश्चन देता हूँ, चलो मैं इसमें ये वाला क्वेश्चन, ये मेरे ख्याल से वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एफ डैश एक्स बाई एक्स है, और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है जेडब्ल्यू 2018 में, है ना। तो फिर इसको बार बार 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर लिमिट वाले बेस से सॉल्व करोगे ना, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसका भी डिफरेंशिएशन आएगा, ये 0/0 के फॉर्म में आएगा, तो इसको भी डिफरेंशिएट करके एफ डबल डैश एक्स बाई 1 हुआ, एंड फाइनली लिमिट देने पे यू विल गेट एफ डबल डैश ऑफ 0। सो एफ डबल डैश ऑफ 0 फाइंड करने के लिए इसके पहले तो 3 डिटर्मिनेंट बने थे, बराबर, ये एफ डैश एक्स के 3 डिटर्मिनेंट थे। अब एफ डबल डैश के 3 डिटर्मिनेंट बनाने के इसके अगेन 3 3 3 मतलब टोटल 9 डिटर्मिनेंट बनाने पड़ेंगे, एंड दैट इज वेरी वेरी लेंथी। सो आई थिंक वहां से नहीं जाएंगे हम, इसको डायरेक्टली पहले इसको एक्सपांड कर लो। चलो एक्सपांड करने के पहले मुझे देखा कि ये तो x1 है, यहाँ पे भी x1 है, सो लेट अस मूव दिस साइड। ऐसा अगर मतलब मैं थर्ड रो को माइनस से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में डाल दूँ, तो ये हो गया cos x माइनस 10x, ये 0 और ये 0, है ना, बाकी सब कुछ एज इट इज। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे cos x माइनस 10x इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x² माइनस 2x²। सो फाइनली ये हो गया माइनस 2x², वो माइनस में इसको दे दूँ तो बन गया मेरे पास आंसर फाइनली x² इंटू 10x, मतलब मैंने इसको माइनस देने पे उल्टा कर लिया, तो ये हो गया मेरा अभी f ऑफ x। ठीक है, ये हो गया f ऑफ x। अब मेरे पास f ऑफ x है, तो फिर इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, f ऑफ x की वैल्यू अंदर रख दे, f डैश x फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद अंदर रख सकते हैं। चलो f डैश x फाइंड कर लेते हैं। सो f डैश x इक्वल टू क्या हुआ, इसका मल्टीप्लिकेशन का लो लगा देते हैं, x² को एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन 10x का sec² x, cos x का माइनस साइन x, माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू, अब ये आगे वाले का डिफरेंशिएशन x² का 2x और अंदर वाला एज इट इज। ठीक है, नाउ लेट अस पुट दिस f डैश x इन लिमिट, इसको अंदर लिमिट के अंदर रख देते हैं। चलो सो लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x की जगह वैल्यू रखने पे x² sec² x प्लस साइन x। ठीक है, इस तरह से वैल्यू बन गई। अब मैंने x को सेपरेट कर दिया, तो x यहाँ पे इस पीछे वाले टर्म में x डायरेक्ट कैंसिल होगा, और यहाँ पे x² है तो एक टर्म कैंसिल हो जाएगा।
तो फाइनली जो टर्म बचेगा वो क्या बचेगा भाई, तो ऊपर सिर्फ इतना बचा, एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स प्लस 2 tan x माइनस 2 cos x। ठीक है, नाउ लेट अस गिव द लिमिट, दैट्स ऑल। तो x इक्वल टू 0 रखने पे क्या हो गया भाई, देखो 0 इंटू सेक 0 1, सो 1 का तो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 tan 0 भी 0 हो गया माइनस 2 इंटू कॉस 0 1। सो फाइनली आंसर बन गया -2। सो दिस इज व्हाट अवर आंसर है ना। इसका आंसर क्या हो गया, -2 एग्जिस्ट कर रहा है एंड -2 आंसर आ रहा है। अगर आपने वो दूसरी वाली मेथड से जो मैंने बताई थी थोड़ी देर पहले, f'(0/1 करके फिर f'(0) बनाते, देन इट विल बी वेरी वेरी लेंथी मेथड्स है ना। बट हाँ, अगर मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया था उस तरह के क्वेश्चन है तो फिर अच्छा है। जैसे कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ f(x/x) है तो आगे बढ़ने पे f'(x/1) बनेगा और ये f'(0) फाइंड करना है। सो एनी हाउ वी नीड टू फाइंड f'(0) दैट वी कैन इजीली फाइंड। ओके, चलो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में लिख लेना। ये क्वेश्चन इसके जैसा ही है, आगे वाले क्वेश्चन जैसा ही है। सो ये ट्राई करना एक, ठीक है, ऑलमोस्ट सिंपल ऐसा ही है। एंड DPP 7 भी मैंने बना ली है, साथ में सिग्मा वाले एंड डिफ्रेंशिएशन वाले क्वेश्चन ही है इसमें। सो परफेक्टली अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो ये आराम से ये सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने कुछ 13 क्वेश्चन रखे हैं इसमें, ठीक है। सो जस्ट वीडियो को पॉज करके ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे ट्राई करना। वैसे तो मैं आपको डायरेक्टली भी सेंड करूँगा ये सब DPP के क्वेश्चन, सो दैट यू कैन हैव क्लियर इमेज। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।